पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम में शामिल होने आई जनजातीय समाज की महिला प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। महिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। हमारे लोकतंत्र की ताकत इसकी समावेशिता और प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के से निहित है। इस महत्व को पहचान कर हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। बहुत से विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन हमारे संविधान में बिना भेदभाव के वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की आधारशिला रही है। ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूरे देश में लगभग 14 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% है। इस भागीदारी को और सशक्त करने के लिए अधिकांश राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत महिलाओं को सशक्त बनाना है। सशक्तिकरण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने हुए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। मुझे विश्वास है कि पंचायती स्तर से शुरू हुई आपकी नेतृत्व यात्रा विधानसभाओं और संसदों तक पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों से भारत की संसद में आई जनजातीय समाज की महिला प्रतिनिधियों को संबोधित किया। ये संविधान सभा ऐतिहासिक भी है और गरिमापूर्ण भी है। इसी सदन में हमने आजादी प्राप्त की, हमने सत्ता का स्थानांतरण इसी सदन में हुआ। इसी सदन में 75 वर्ष पहले व्यापक चर्चा, संवाद, सहमति असहमति, व्यापक मंथन के साथ संविधान बनाया है। और इस संविधान सभा में यहाँ पर उस समय भी 15 महिलाओं ने इस संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। आज इस विशिष्ट स्थान पर, जिसकी समृद्ध विरासत है, इतिहास है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इसी सदन ने मजबूत किया है, आप सब यहाँ पर आई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र भारत की गौरवशाली धरोहर है। संसद और विधान मंडलों से लेकर ग्राम स्तर तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हमारी विधायी शासन प्रणाली की अनूठी विशेषता है। भारत की विरासत, उसकी संस्कृति, उसके संघर्ष में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, और उस आजादी की लड़ाई की पहली शुरुआत भी 1857 में हमारी रानी झांसी जी
ने की। और उसके बाद इस आजादी के आंदोलन के अंदर संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज मुझे खुशी है कि जनजाति क्षेत्र से हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए पंचायत से लेकर संसद तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक विशिष्ट है। दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां पर पंचायत में भी लोकतंत्र है और देश में सबसे बड़ी संस्था के रूप में संसद में भी लोकतंत्र। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी विरासत है, लोकतंत्र हमारी प्राचीन सभ्यता है, लोकतंत्र हमारे विचारों में, लोकतंत्र हमारे कार्यप्रणाली में का है। इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। और उस लोकतंत्र की जननी के अंदर भी जब लोकतंत्र की विरासत, यहाँ के इतिहास को देखते हैं तो उस समय भी उस लोकतंत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान होता था। और उस लोकतांत्रिक परंपराओं को श्रेष्ठता आगे बढ़ाने में भी उस समय भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में और संविधान अंगीकरण के गौरवपूर्ण 75 वर्ष होने के अवसर पर पंचायती राज प्रतिनिधि 500 से अधिक महिलाओं का लोकतंत्र के आस्था स्थल संसद में आना विशेष है। और आप तो विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र से आ रहे हैं और जनजाति क्षेत्र के अंदर 150 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसने जनजाति क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, आजादी के लिए संघर्ष किया। और उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया, जनजाति क्षेत्र के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया। और इसीलिए बिरसा मुंडा का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। और इस संविधान सदन में जितने आप महापुरुष देख रहे हैं, उन महापुरुषों का आज़ादी के समय भी योगदान रहा और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए आज़ादी और आज़ादी के बाद विशेष रूप से महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब आज़ादी के 75 वर्ष के इस अमृत महोत्सव में चल रहे हैं तो विशेष रूप से इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाने में, इस देश के सामाजिक आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारत के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, विशेष रूप से पंचायत राज, नगरीय क्षेत्रों के अंदर 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का नया व्यक्तित्व विकास हुआ है। कई राज्यों के अंदर तो 50% से ज़्यादा महिलाओं का आरक्षण है। लेकिन जितना आरक्षण है उससे ज़्यादा महिलाएं पंचायत राज और नगरीय क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये महिलाओं की नेतृत्व की ताकत है। जहां पुरुष लड़ सकते हैं वहां भी महिला जनप्रतिनिधि ने लड़कर एक अच्छी शासन व्यवस्था कायम की है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गांधी दर्शन और विचारों के रूप में उनकी चिरस्थायी विरासत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा है। वो आज गांधी दर्शन आर्ट गैलरी और प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली में गांधी स्मृति और दर्शन समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अहिंसा और आत्मनिर्भरता के जिन आदर्शों और मूल्यों को केंद्र में रखकर महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई, वे हमेशा से हमारे मार्गदर्शन सिद्धांत रहे हैं। और एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो उस परिस्थिति काल में कोई आंदोलन कर नहीं सकता था, और उसके बाद उन्होंने भारत में आकर भारत की जनता को, जो इतनी विविधता वाला देश, अलग अलग संस्कृति, अलग भाषा बोली वाला देश, लेकिन एक जनता के आंदोलन को कैसे खड़ा किया जा सकता है, अहिंसा से कैसे आंदोलन खड़ा कर कर आजादी प्राप्त की जाती है। ये अहिंसा का आंदोलन दुनिया के अंदर आंदोलन की दिशा देने और किस आंदोलन के आधार अहिंसा के आंदोलन पर भी आजादी प्राप्त की जा सकती है, अपने आप उस समय की परिस्थितियों में सबके लिए अचंभित था। लेकिन गांधी दर्शन आज भी सब, उनके विचार, उनका जीवन, उनका सादगी, उनका हर जीवन का पहलू हर आम आदमी को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और इसीलिए गांधी दर्शन पर आज देश के अलग अलग राज्यों के उन कलाकारों ने, उन आर्टिस्टों ने, जिनका चिंतन, जिनका सोच, जिनका विचार, और चिंतन, सोच, विचार को उतारकर उसको पेंटिंग के आधार पर बनाना। एक आर्टिस्ट का चिंतन बड़ा दूरदर्शी होता है। जब तक वो चिंतन नहीं करेगा, जब तक वो अपनी कला को पेंटिंग के रूप में नहीं उतार पाएगा। और जब वह उस चिंतन को, उस कला को जब उभारता है, तो हमें भी आश्चर्यचकित होता है कि भारत में आज भी वह कलाकार हैं जो हमारी विरासत को लेकर चल रहे हैं। हमारी कला की विरासत, हमारी कला की संस्कृति अद्भुत रही है। रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार फोकस कर रही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए भी रेल परियोजनाओं की शुरुआत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज एक और अध्याय जुट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन समेत रेल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा,
रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन और रेल की अवसंरचना में स्पष्ट बदलाव हुआ है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी, रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी, निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हाई स्पीड ट्रेन की मांग बढ़ रही है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। ये तो शुरुआत है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। आज जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल और बटाला पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदरनगर खंडों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में चारलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया। साथ ही पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास
संभव होगा।